सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आज मेरा फेसबुक लाइव जो लॉक हो गया था, बैन हो गया था, वो फिर से वापस खुल गया है। शायद 24 घंटे या 48 घंटे कुछ बैन था, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। उसके बाद खुल गया है और अब हम आपके सामने फिर से कुछ बातचीत हो जाए। काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों से वार्ता किए हुए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आप लोगों को, टू व्हीलर वाले भी और फोर व्हीलर वाले भी लोग जो अपनी गाड़ी को एम्बुलेंस बनाने में रुचि रखते हों, एम्बुलेंस बनाने में मीन्स ये नहीं कि उनकी गाड़ी को परमानेंट एम्बुलेंस बना दिया जाएगा, बल्कि जिस तरह के मैंने आपको बताया था पहले लॉकडाउन में, आई थिंक पहले लॉकडाउन में मैंने बात की। वालेकुम अस्सलाम सभी भाइयों को, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ भाई। पहले लॉकडाउन में मैंने जैसा कि बताया था कि आपकी टू व्हीलर और फोर व्हीलर में जो खर्च आएगा वो मैं दूंगा। आपको करना ये होगा कि अपने क्षेत्र में उस गाड़ी के मालिक यानी खुद का मोबाइल नंबर लोगों तक पहुंचाना होगा और ये बताना होगा कि हम फ्री एम्बुलेंस रखते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो। यानी अगर टू व्हीलर है तब भी आप उससे पहुंचा सकते हैं मरीजों को, और अगर फोर व्हीलर है तब भी आप उससे मरीजों को पहुंचा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले लॉकडाउन में कहा था कि मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं बना हूं, इस वजह से मैं अपने वादे पूरे करके रहूंगा। मैंने सिलाई सेंटर का काम जिस तरीके से आप लोगों से कहा था उस तरीके से लगातार जारी रखा है उसको, और उसी लाइन में, उसी फहरिस्त में ये एम्बुलेंस का काम था जो शुरुआत हो चुकी है। अब तक 2 लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है। एक मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड कराया जाएगा आपको मेरी तरफ से। किसी का किसी तरीके का कोई सहयोग इसमें नहीं लिया जा रहा है, याद रखिएगा। किसी तरीके कोई सहयोग, किसी तरीके कोई चंदा, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको एक लोकल मोबाइल दिया जाएगा, कीपैड वाला। एंड्रॉयड फ़ोन नहीं दिया जाएगा क्योंकि अभी तक इतना ज़्यादा बजट नहीं हो गया है कि पूरे भारत में एंड्रॉयड फ़ोन बांटे जाएं, इसलिए आपको एक लोकल कीपैड फ़ोन जिसमें बैटरी बैकअप ज़्यादा हो वो दिया जाएगा। आप चाहो तो एक नया सिम दे दिया जाएगा और चाहो तो अपना पर्सनल सिम यूज़ कर सकते हो। अपनी टू व्हीलर या फोर व्हीलर जो भी आपके पास है, आप उसको एज ए एम्बुलेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें जो खर्च आएगा आपका पेट्रोल डीजल जो भी खर्च होगा, और अगर आप गाड़ी खुद नहीं चलाते हैं, ड्राइवर रखे हुए हैं, तो उस दिन का या उस हॉस्पिटल तक पहुंचाने का, मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचाने का जो खर्च आएगा वो एहतिशाम रिजवी की तरफ से आपके अकाउंट पे डाल दिया जाएगा। उसके लिए आपको अपना गाड़ी नंबर और अपना मोबाइल नंबर मेरे व्हाट्सएप पर रजिस्टर करवाना होगा। मैं अपना मोबाइल नंबर यहां लिख देता हूं, और मैं फिर आपसे कहता हूं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं। मैं जब जब कोई वादा करता हूं तो उसको पूरी करने की चाहत दिल में खत्म नहीं होती है। हाँ, हो सकता है वक्ती परेशानियां हमारा पीछा ना छोड़ें और उसकी वजह से हम लेट हो जाएं, ये हो सकता है। लेकिन सिर्फ लेट हो जाएं ये हो सकता है, उस चीज को भुला दे ये नहीं हो सकता है। अभी तीसरा काम हमारे लिए बाकी पड़ा हुआ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो वो है गांव गांव में एजुकेशन, महल्ले महल्ले में एजुकेशन सिस्टम। हालांकि 57 यानी 57 लोग इसमें जुड़ चुके हैं, और 57 लोग वो जो है आज से नहीं बल्कि काफी पहले से जुड़े हुए हैं, और वो लोग अपने अपने महल्ले में ये फ्री एजुकेशन देने के सिस्टम की मुहिम से मेरे जुड़ चुके हैं और लगातार दे रहे हैं। लेकिन ये कोरोना की वजह से बीच में रुकना पड़ा। कोरोना की वजह से बीच में इस एजुकेशन सिस्टम को रोकना पड़ा, इस मुहिम को रोकना पड़ा। लेकिन जैसे ये सिस्टम खत्म होता है हम फिर से वैसे ही काम शुरू कर देंगे, हम फिर से वैसे ही काम शुरू कर देंगे, और गली गली महल्ले महल्ले तक एजुकेशन सिस्टम को इतना आसान बना देंगे कि लोगों को पढ़ाई में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है देश को आज जागरूक करना, और जागरूक करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपको पढ़ना आता हो, आपके अंदर समझदारी हो, आपको यह ना हो कि जो दुनिया बता दे वो आप सुन लें। जरूरी है कि आप खुद समझें उसको, खुद उस पर रिसर्च करें। वालेकुम अस्सलाम सभी भाइयों को, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। तो बहुत जरूरी है इसलिए कि आप तक वो हर बात पहुंचे और उस बात को आप खुद देख सके कि ये सच है, गलत है, झूठ है, सही है, क्या है। आज फेक यूनिवर्सिटीज जो बन गई हैं, व्हाट्सएप पर कुछ भी मैसेज वायरल कर दिया जाता है। जैसे कि एक मैसेज वायरल किया गया है कि 1965 में
पाकिस्तान से लड़ने के लिए मना कर दिया था मुस्लिम रेजिमेंट ने। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सर्च कर लेंगे, आप देख लेंगे, आप पता कर लेंगे कि मुस्लिम रेजिमेंट कभी रही नहीं है। और उस जंग में, जिस जंग की बात की जा रही है, उस जंग को जीतने वाले जो हीरो थे वो अब्दुल हमीद थे। लेकिन ये मैसेज फैलाने की कोशिश की जा रही है ताकि मुस्लिमों के खिलाफ देश के गद्दार होने का एक जो ठप्पा लगाने की कोशिश की जा रही है वो आसान कर दी जाए। और इस काम को अंजाम सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि इस देश में नफरत फैलाई जा सके, हिंदू मुसलमान के अंदर दूरियां फैलाई जा सके। मेरे खिलाफ इतने केसेस लगने के बाद न जाने कितने हिंदू भाई हैं जो लगातार मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कोई परेशानी होगी तो बताना। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास वो सब कुछ है जो एक आम भारतीय में होना चाहिए। और मैं प्राउड करता हूं इस पर कि मैं आम भारतीय हूं। उस भारत की बात कर रहा हूं जो भारत पहले था, 2014 से पहले जो भारत था, मैं वो भारतीय हूं। 2014 के बाद जो नया भारत बना है मैं उसका हिस्सा नहीं हूं। मैं नए भारत का हिस्सा इसलिए नहीं हूं क्योंकि मैं नफरत नहीं जानता हूं। हाँ, गुस्सा होता है, गुस्सा आता है, किसी पर कुछ भी बोल दिया जाता है, गुस्से में इंसान हो जाता है ऐसा कि कभी। और जब गुस्सा तभी होता है जब हद से ज्यादा बातें हो जाती हैं। वरना शायद मैं जितना कंट्रोल करता हूं अपनी जबान पर, अपने शब्दों को जितना कंट्रोल में रखता हूं, शायद सोशल मीडिया पर दूसरे लोग करते हों। मैंने कई बार यह बात कही है कि सोशल मीडिया पर आज नफरत का दौर शुरू हो गया है। और जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो भारतीय जनता पार्टी या उनकी नीतियों के मुखालिफत करते हैं, या भक्तों के मुखालिफत करते हैं, या नफरत फैलाने वालों के मुखालिफत करते हैं, वो भी उसी जबान में रंगे जा रहे हैं। यह भी मैंने कहा है। वो शिकार हुए जा रहे हैं, वो लगातार शिकार हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि माहौल इतना गंदा बना दिया गया है। इस वजह से यह हो रहा है। इस वजह से यह हो रहा है कि माहौल इतना गंदा बना दिया गया है, हर तरफ नफरतें फैल चुकी हैं, इस वजह से हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मेरा नाम एहतिशाम रिजवी है। और एहतिशाम रिजवी वो एहतिशाम रिजवी है कि किसी भी मायने पर अपने कदम आगे ही बढ़ाएगा। जैसा कि मैंने कहा था, लॉकडाउन से लेकर के, चाहे वो पहला लॉकडाउन से शुरुआती दौर से आज तक जो भी कार्य रहे हों, जो जो वादे मैंने किए हैं, आप वीडियो देख लीजिए। वो जो जो वादे मैंने किए हैं, मेरे पास एक एक नंबर नोट हैं। आप खुद उनको कॉल करके उनसे कंफर्म कर लीजिए क्या ऐसा वादा पूरा हुआ है या नहीं। आप खुद देख लीजिए। और हां, लगातार ये बात कहता हूं कि मुझे किसी भी सरकारी नीति से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सरकारी नीति सिर्फ अमीरों के लिए होती है। मैंने नहीं कहा है कि सरकार का पैसा मुझे चाहिए एम्बुलेंस चलाने के लिए। मैंने नहीं कहा है कि मुझे सरकार की सहमति चाहिए। मैंने नहीं कहा है कि सरकार की सहमति चाहिए हमें लोगों को फ्री ट्यूशन देने में। मैंने नहीं कहा है कि सरकार की अनुमति मुझे चाहिए लोगों को फ्री राशन पहुंचाने में, सिलाई सेंटर देने में, ना, कुछ भी नहीं। मैं इतना जानता हूं कि अगर मुझ में इंसानियत होगी तो मैं उस गरीब तक खुद पहुंच जाऊंगा जिसको इसकी जरूरत है। इसलिए आज से एम्बुलेंस का काम भी शुरू हो गया है। और बहुत जल्द आपको 1 से 2 महीने के अंदर भारत में 10,000 एम्बुलेंस चलाने का पूरा रिकॉर्ड दिखा दूंगा आपको। 10,000 एम्बुलेंस चलाने का रिकॉर्ड दिखा दूंगा आपको। एक एक कॉन्टेक्ट नंबर आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप कॉल करके उस एम्बुलेंस पे पता लगा सकते हो कि हाँ, एम्बुलेंस जारी कर दी गई है या नहीं। यह काम आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। मुश्किलें आती रहती हैं, रास्ते में रोड़े पड़ते रहते हैं, कई बार अनजाने में, कई बार जाने में, कई बार विरोधियों द्वारा, कई बार अपनों द्वारा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम ठहर जाएं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम मर जाएं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम जिंदा लाश बन जाएं। अगर हम जिंदा हैं तो हमें जिंदा दिखाना होगा। और आज फिर मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, मौजूदा सरकार की जो नीतियां हैं, जो सरकार की नीतियां आज लोगों के मुखालिफत में आ गई हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध लगातार करते रहेंगे। क्योंकि आज उन लोगों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है जो मजलूम हैं, जो गरीब हैं। उन लोगों की आवाज उठाने वाला नहीं है जिनको हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट तक नहीं किया जाता है। उनका सुनने वाला कोई नहीं है, उनकी तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। इसलिए मैं एहतिशाम रिजवी लगातार इस बात पर अटल हूं और अटल रहूंगा कि इनकी तरफ से आवाज उठाता रहूंगा और लगातार आवाज उठाता रहूंगा। हो सकता है कल को जिंदा रहूं ना रहूं, हो सकता है कल को जेल में चला जाऊं, हो सकता है कई साल जेल में रहूं, लेकिन उसके बाद भी, आने के बाद, यह मत समझना है कि वहां से एहतिशाम रिजवी मर के निकलेगा। अगर वहां से चलता फिरता शरीर बाहर आया है तो याद रखिएगा कि उसके साथ साथ जिंदा जमीर भी वापस आएगा।
जमीर को इतनी जल्दी मार देने वाला एहतेशाम रिजवी नहीं है। इस वजह से याद रखिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। मेरे शब्दों को वैसे भी नोट किया जाता है, नोट कर लीजिएगा इन शब्दों को। एक बात लगातार कहता आया हूं शुरुआत से, चाहे वो दिल्ली दंगे रहे हों, चाहे वो मुजफ्फरनगर दंगे रहे हों, चाहे कोई भी दंगा रहा हो, लगातार मैंने एक बात कही थी, लेकिन इसको किसी ने नोट न किया। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा तैयार करने से पहले अगर मेरे बारे में जानकारी ले लिए होते तो शायद आज ये प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ ना होता। मैंने लगातार ये कहा है कि अगर आप हिंदू हैं तो अपने पड़ोस के मुसलमान से राबता रखिए, अगर आप मुसलमान हैं तो अपने पड़ोस के हिंदू से राबता रखिए। मैंने तमाम बार ये कहा है कि आप लोग कम से कम ये भी कीजिए कि अपने आप की तस्वीरें अपने पड़ोसी के साथ जो दूसरे धर्म का है उसके साथ सोशल मीडिया पर भी डाला कीजिए। दुनिया को दिखाइए कि हम पड़ोसी हैं और हम एक परिवार के जैसे रहते हैं। ये बात हजारों वीडियो में मैंने कही है, लेकिन मुझे बताया जाता है कि देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वाला, और मुझे यह बताया जाता है कि मैं दंगा फैलाता हूं, मुझे यह कहा जाता है कि मैं धार्मिक उन्माद फैलाता हूं, मुझे यह कहा जाता है कि मैं धार्मिक झगड़े पैदा करता हूं। खैर, वो आपकी मर्जी है, आपकी हुकूमत है, आपका अखबार है, आपका सब कुछ है। दरबार भी आपका है, अखबार भी आपका है, सब कुछ आपका है। जैसे चाहें वैसे आप मुझ पर इल्जाम ठोक सकते हैं, लेकिन हमारे जमीर को मारने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, क्योंकि जमीर को मारा नहीं जा सकता है, शरीर को मारा जा सकता है, जमीर को नहीं मारा जा सकता है। आप शरीर पर जुल्म कर सकते हैं, जमीर पर जुल्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं बता देना चाहता हूं, आज भी मैं उसी तरीके से, और मैं ये भी बता दूं कि जो लोग मुझे ये समझते हैं कि मैं अगेंस्ट हिंदू हूं, हिंदू के मुखालिफत करता हूं, हिंदुओं से नफरत करता हूं, वो ये भी समझ लें कि मेरी लिस्ट में जितने मुसलमान हैं उतने हिंदू हैं, मेरे कॉन्टेक्ट में जितने मुसलमान हैं उतने हिंदू हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वो लिस्ट दिखा दूं जिसमें लोगों को राशन बांटा गया है तो उसमें 70% हिंदू हैं, तो क्या मतलब है? मैं कैसे हिंदू के मुखालिफत कर सकता हूं? हां, मैं हिंदू की मुखालिफत नहीं कर रहा हूं, मैं उस प्रोपेगेंडे की मुखालिफत कर रहा हूं जो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे बढ़ता है। मैं उसकी मुखालिफत करता हूं और उसकी मुखालिफत करता रहूंगा। ये कोई नई बात नहीं है। ये मत समझिएगा कि हम उसकी मुखालिफत छोड़ देंगे, हम उसकी मुखालिफत करते रहेंगे। हम तन्हा हैं, हमारे पीछे किसी राजनीतिक पार्टी या कोई बड़ा लीडर नहीं खड़ा हुआ है कि साहब तुम करो, आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे पीछे कोई बहुत बड़ी ताकतें नहीं खड़ी हुई हैं कि तुम जो चाहो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ करना है खुद और खुद एहतिशाम रिजवी को अकेले करना है, खुद और खुद एहतिशाम रिजवी को अकेले करना है। इस बात को आप अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिएगा। लेकिन हां, हौसला बुलंद है, ताकत है, हिम्मत है, जमीर जिंदा है। इस वजह से कह रहा हूं और चैलेंज कर रहा हूं कि मैं करके दिखाऊंगा इस बात को। 1 से 2 महीने का वक्त दीजिए, 10,000 एम्बुलेंस चला करके आपको नंबर बांट दूंगा। आपके क्षेत्र के नंबर उसमें से निकाल लीजिएगा और अपने क्षेत्र के उस नंबर पे कॉल करके पता कर लीजिएगा कि एहतिशाम रिजवी की चलाई हुई एम्बुलेंस आपके क्षेत्र में चल रही है या नहीं। याद रखिएगा, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध ना होने के बावजूद, याद रखिएगा ये बात भी, हमारे पास कोई किसी पार्टी कार्यकर्ता नहीं है कि साहब कार्यकर्ता हैं वो सहयोग कर देंगे। हमारे पास कोई सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं है। मैं ये भी आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे साथ कोई सोशल एक्टिविस्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं किसी की चाटुकारिता बर्दाश्त नहीं करता हूं। मैं किसी का सहयोग इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं उसे भगवान मान लूं, ईश्वर मान लूं, सब कुछ मान लूं ना। आप अगर सत्य कहते हैं तो मैं आपके साथ हूं, और अगर आप सत्य को हटा करके प्रोपेगेंडा तैयार करते हैं तो मैं उस प्रोपेगेंडे में आपके साथ नहीं हूं। अक्सर देखा गया है, बहुत पुरानी बात है, बहुत जमाने की बात है कि बहुत सारे ऐसे चीजें आई और गईं जो देश के लिए बहुत कुछ करने का सपना लेकर के आई थी, और उसके बाद सपना दिखाने आई थी, सपना दिखाने के बाद वो सब कुछ चकनाचूर करके चली। मैंने उनका 1 मिनट में साथ छोड़ दिया। बहुत बड़ी ताकतें थी, लेकिन मैंने 1 मिनट न लगा उन चीजों को छोड़ते हुए, और फिर पलट कर उनकी तरफ कभी देखा नहीं, कभी पलट कर देखा नहीं मैंने उनको। इसीलिए क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आवाम से जुड़ना चाहता हूं, पॉलिटिशियन से नहीं। राजनीतिक पार्टी में शामिल होना अलग बात है और सेवा करना अलग बात है। जमीर का जिंदा होना अलग बात है, जमीर का मर जाना अलग बात है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जिनका जमीर जिंदा है, जो सच में आवाम के लिए काम करें, अपने ओहदे के लिए, अपने पद के लिए काम नहीं करें। बहुत सारे हैं, लेकिन कितने? 2, 4, 10, 15%, बस, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। वो भी मुख्यमंत्री से नीचे पद के मिलेंगे आपको, मुख्यमंत्री के बराबर भी नहीं मिलेंगे।
अगर कहा जाए कि साहब मुख्यमंत्री के बराबर पद के मिलेंगे तो आपको नहीं मिलेंगे। भाई लोग, अगर आप लोग व्हाट्सअप नंबर देना चाहते हैं या कोई नंबर देना चाहते हैं तो प्लीज मेरे इस नंबर के पर व्हाट्सअप कीजिएगा, वहां से मैं ले पाऊंगा, यहां से नहीं ले पाऊंगा, सॉरी भाई, वहां से दिक्कत होगी। तो आप प्लीज मुझे अपना गाड़ी का नंबर और अपना मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और अपना नाम सहित और कहां से है एड्रेस भी, ताकि मैं कॉन्टेक्ट कर सकूं आपसे। तो याद रखिएगा इस बात को, मैं किसी भी हाल में झुकने वाला नहीं हूं, मैं किसी भी हाल में हारने वाला नहीं हूं, मैं किसी भी हाल में किसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि हमें दबा लें तो ये नहीं हो सकता है। आप मुझ पे जुल्म कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हां जहां पर मेरी गलती होगी वहां पर हम सर झुकाने को तैयार हैं, लेकिन अगर गलती नहीं है तो सर नहीं झुका सकते। सीधी सी बात है। हम किसी राजनीतिक पार्टी की खुली मुखालिफत करते हैं। सत्ता में राजनीतिक पार्टियां जो बैठी हुई हैं आज के दौर में, और जो हाल किया है इस देश का, इस प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे देश का जो हाल किया है, मैं उसकी मुखालिफत करता हूं। हां, अगर आपके पिताजी, आपकी माताजी पर मैंने कोई अभद्र टिप्पणी की है तो उसके लिए मैं माजरत खा हूं। क्यों? क्योंकि आपके पिता और आपके माता को कहने का हक मैं नहीं रखता हूं। लेकिन हां, राजनीतिक पार्टियों को मैं लगातार विरोध करता हूं और विरोध करता रहूंगा। इतना ज्यादा माहौल बिगाड़ दिया गया है सोशल मीडिया पर कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हालात बिगड़ते ही रहते हैं, हालात बनने का नाम नहीं लेते हैं। इतने ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट होने के बाद, इतने ज्यादा सोशल एक्टिविस्ट होने के बाद आज दौर क्या है? नफरतों का दौर है। मैं काफी पहले एक वीडियो, मैंने एक पोस्ट डाली थी, मैंने कहा था कि सोशल मीडिया पर लोग बैठे हैं उस पर जबान लगातार गंदी होती चली। मैंने एक बार इरादा भी किया था कि मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, इसलिए क्योंकि यहाँ के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जो लोग विरोधियों के विरोध में आए हैं, जो लोग मुखालिफत में आए हैं, जो हेड स्पीच के मुखालिफत में आए, वो भी हेड स्पीच देने लग गए हैं। मैंने ये बात कही थी तो लोगों ने कहा कि नहीं, आप सोशल मीडिया ना छोड़ करके उनके खिलाफ अगर बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन शायद कई बार ऐसा होता होगा कि इन बातों में होते होते कहीं ना कहीं इस बात में मेरे भी अल्फाज वैसे निकल जाते होंगे, जो लोग आज देश में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं वैसे निकल जाते होंगे। जाहिर है, मुमकिन है, लेकिन अगर ऐसा होता है तब मैं इसके लिए माजरत खा हूं। लेकिन अगर मैं किसी राजनीतिक पार्टी की मुखालिफत में खड़ा हूं तो वो मेरा दृढ़ संकल्प है कि मैं खड़ा रहूंगा, उसके लिए मैं झुकने को तैयार नहीं हूं। सीधी सी बात है। हां, अगर आपके परिवार को किसी तरीके का कोई नुकसान हुआ है मेरी वजह से, मैं उसका जिम्मेदार हूं। अगर आपके परिवार को किसी तरीके से आपके परिवार की बेइज्जती हुई है तो मैं उसके लिए माफी मांगने को तैयार हूं। अगर आपके परिवार के, आपके खानदान के, आपके माता पिता के, आपके भाई बंधु की किसी तरीके से मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ है तो मैं उसका जिम्मेदार हूं, एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या सोशल एक्टिविस्ट, इस तरह से। क्योंकि देश में मेरा मकसद आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आपके घर तक एम्बुलेंस पहुंच जाए। मेरा मकसद है आपके घर तक एजुकेशन सिस्टम आसानी से पहुंच जाए। मेरा मकसद यह है कि आपके घर तक राशन आसानी से पहुंच जाए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो सके। इसके लिए मैं सोशल मीडिया पर हूं। इसके लिए नहीं हूं कि मैं छा जाऊं, इसके लिए नहीं हूं कि मेरा प्रचार प्रसार हो जाए। नहीं, मैं कौन हूं, क्या हूं, कुछ नहीं हूं। मैं कुछ नहीं हूं, एक इतना सा इंसान हूं आपकी तरह, कुछ नहीं हूं मैं। मेरी हैसियत कुछ नहीं है, लेकिन जितनी हैसियत है उतना करने की कोशिश करता हूं। और ये इस बात का गवाह वो लोग हैं जो मौजूद हैं यहां पर। ये लोग जो मौजूद हैं, जो लोग देखते हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, वो जानते हैं इस बात को कि मैं किसी भी तरीके के प्रोपेगेंडे पे किसी तरीके का काम नहीं करता हूं, किसी तरीके की रणनीति करके कोई काम नहीं करता हूं। लॉकडाउन में कई रातें, यानी तकरीबन 30-35 दिन तो ऐसा हुआ है कि एक नींद तक नहीं आई है। क्यों? क्योंकि आप सबके मैसेजेस देखना मेरे लिए इंपॉर्टेंट था। आप सब तक खाना पहुंचाने का जरिया बनना मेरे लिए जरूरी था, और वह बनने की कोशिश किया, और तकरीबन 85% लोगों तक मैं पहुंच गया। मैं शुक्र भेजता हूं उस परवरदिगार का, जिसकी वजह से मैं 85% लोगों तक पहुंचने में कामयाबी हासिल किया। शायद 15% भूले चुके जो रह गए हों, उसके लिए 15% छोड़ रहा हूं। 85% लोगों तक मैंने पहुंचने का कामयाबी हासिल की। और इसी तरीके से, इसी फेहरिस्त में, इसी लाइन में अब एम्बुलेंस का काम शुरू करता हूं। और एम्बुलेंस का काम भी आपके पास कम से कम 10,000 एम्बुलेंस का इंतजाम करने की सोच रहा हूं। और अगर ये 10,000 एम्बुलेंस का काम हो गया, इसमें कामयाबी हासिल हो गई और आसान रहा, तो आगे का भी सोचा जा सकता है। ये 10,000 आखिरी नहीं है, ये 10,000 शुरुआती है। याद रखिएगा, ये 10,000 शुरुआती है, ये 10,000 एम्बुलेंस शुरुआती दौर है। और ये नहीं कह सकता हूं कि मैं गाड़ी खरीद के आपको दूं। सीधी सी बात है भाई, आप लोग सुन लीजिए, मैं ये नहीं कह सकता कि आपको गाड़ी खरीद के दूं।
आपके सहयोग से आपकी गाड़ी का खर्चा मैं दे सकता हूं, उसके लिए मैं तैयार हूं। शुक्रिया भाई जमीर भाई, मैसेज कर दीजिएगा। आपकी गाड़ी का मैं खर्चा दे सकता हूं, वो आपको करना होगा, लेकिन इसमें भी पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस तरह से भी लोग गलत इस्तेमाल कर लेते हैं किसी का। और मैं गलत इस्तेमाल होना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि ये गरीब की, जिसके पास पैसा नहीं है, उसके लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करना है। मेरे ऐशो आराम के लिए होटल नहीं बुक कर रहे हो, इसलिए बहुत ज्यादा पारदर्शिता इसमें रखी जाएगी, ताकि किसी न किसी तरीके से वो अनाप शनाप खर्च ना हो सके, वो किसी तरीके के नुकसान ना हो सके। इसलिए थोड़ी सी आपको भी इसमें सहयोग करना होगा पारदर्शिता में, ये आप कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इसी 1 महीने में मैं 10,000 एम्बुलेंस की फहरिस्त जारी कर दूं इसी। और हाँ, इसके लिए आपके क्षेत्र में आपका मोबाइल नंबर, जो पेंटिंग से अगर चाहें तो पोस्टर से, जैसे चाहें, जैसे आप चाहें, जैसे प्रचार प्रसार हो सकता है, उसका भी खर्च मैं ही दूंगा, उसका भी खर्च मैं ही दूंगा। आपका मोबाइल नंबर, नाम और एम्बुलेंस का उसमें फोटो बना होगा, वो और फ्री लिख करके वो पोस्टर अगर चपकवाना चाहें तो वो बेहतर होगा, और अगर पेंटिंग से लिखवाना चाहें तो वो बेहतर हो, जैसे मुनासिब होगा, जिस क्षेत्र में जैसे होगा, उसके लिए हम आपके साथ सहयोग करेंगे और आप मेरे साथ सहयोग करें, ताकि पूरे भारत में लगातार जो परेशानियां हो रही हैं, मैंने लॉकडाउन में आपको बताया था, दिखाया था, वीडियोस दिखाया था, और ये रोज की बात है, ये एक दिन की बात नहीं है, ये रोज की बात है कि एक माँ 3 किलोमीटर तक अपने 3 साल के बच्चे को लेकर के दौड़ती रही थी, लेकिन उसको एक बाइक वाला, एक कार वाला, एम्बुलेंस वाला, कोई उसे हॉस्पिटल तक न पहुंचा पाया था। उस दिन मैंने ये संकल्प लिया था कि इस भारत में एम्बुलेंस की कमी को दूर कर दूंगा, और इसी में कदम आगे बढ़ा रहा हूं। सहयोग की जरूरत है आप सबके, आप सब लोग अगर सहयोग करेंगे तो बेशक मैं आगे बढ़ूंगा, और आप सब तक वो हर काम करके दिखाऊंगा जो शायद राजनीतिक पार्टियां सिर्फ आपसे वायदा करती हैं और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वायदा करती हैं। और ये सरकार, इसको तो मैं ये कहूंगा कि वायदा भी नहीं करती है, ये तो सिर्फ आपको दबाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है, ये आपको दबाने का काम करती है, ये आपको कुचलने का काम करती है, और कुछ नहीं। इसके पास कुछ नहीं है। अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपकी आवाज दबा दी जाएगी, आपको कुचल दिया जाएगा, कहीं आप आवाज ना उठा लें। और जिंदा हो जाओ मेरे भाइयों, जिंदा हो जाओ मेरे भाइयों। से मतलब ये नहीं है कि मुसलमान जिंदा हो जाएं, या हिंदू जिंदा हो जाएं, सिख जिंदा हो जाएं, या ईसाई जिंदा हो जाएं। मेरे भाइयों, जिंदा हो जाओ, अपने जमीर को जिंदा कर लो, ये बात याद रखना। बिल्कुल फ्लैक्स पर लिखाना ज्यादा ठीक रहेगा बिट्टू भाई, सही कह रहे हैं आप। जो भी मुनासिब होगा, जिस क्षेत्र में जैसे भी हो सकता है, इसके लिए काम शुरू कराऊं, तो आप सब अपना अपना मोबाइल नंबर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, अपने नाम के साथ, एड्रेस के साथ, कि आप कहां से हैं, किस गांव से हैं, और आपके पास कौन सी गाड़ी है। इसके बाद सीधे तौर पे आपको पहुंचा दिया जाएगा, वो सारी सुविधा आपको दी जाएंगी जो एक एम्बुलेंस के लिए जरूरी हैं, ताकि अब कोई ऐसा ना हो कि हमें सोशल मीडिया पर कोई ऐसी वीडियो प्राप्त हो जाए, हमें कोई ऐसा मैसेज प्राप्त हो जाए कि फला जगह पर एक मां अपने बच्चे को लेकर के तड़पती रही, मगर उसे किसी ने हॉस्पिटल ना पहुंचाया। हम इस बात को दबा देना चाहते हैं, हम इस बात को खत्म कर देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम दोबारा ये आवाज सुने कि कोई मां अपने बच्चे को तड़पते हुए, मरते हुए देख रही थी, मगर हॉस्पिटल ना पहुंचा पाई, इतनी मजबूर थी। हम ये नहीं चाहते हैं। बिल्कुल कोई मां तड़प कर, किसी मां की गोद में एक बच्चा तड़प कर अपनी जान दे दे और उसको एम्बुलेंस ना मिल पावे, ये हम सब के लिए जो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, शर्मनाक है, शर्मनाक है। हमें किसी के सहारे नहीं रहना है कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ये करे, गवर्नमेंट के सहारे रहेंगे सब मर जाएंगे। गवर्नमेंट के सहारे नहीं रहना है, हमें अपने आप में सोचना है। आत्मनिर्भर बनने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया है, अब आप खुद आत्मनिर्भर हो जाइए। इस बात को समझ लीजिए और आत्मनिर्भर हो जाइए। इस देश को आपकी जरूरत है, याद रखिएगा, आपको इस देश की जरूरत है, समझ जाइएगा। दोनों बातें हैं। अब या तो तिरंगा लगा करके, झंडा लगा करके, भारत माता की जय बोल करके, किसी को मार के आप भारत माता की जय बुलवा लीजिए, और या फिर ऐसे कारनामे कर जाइए कि भारत माता की जय हो जाए। जिस दिन भारत में एक रेप नहीं होगा ना, जिस दिन भारत में एक रेप नहीं होगा, जिस दिन भारत में बगैर दवा के कोई मरेगा नहीं, उस दिन हम भी कहेंगे कि आज हम विश्व गुरु बन गए। लेकिन तब तक हम विश्व गुरु नहीं बन सकते जब तक हमारे देश में लगातार बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं। और हाँ, याद रखिएगा, ये पहला सिस्टम था, पहला मेरा काम था लोगों तक राशन पहुंचाना। दूसरा एजुकेशन सिस्टम था जो थोड़ा सा डिले हो गया। तीसरा सिलाई सेंटर का था जो पूरा हो गया। और चौथा एम्बुलेंस का है। और पांचवा रेपिस्टों के खिलाफ आवाज उठाने का, वो भी दमदार आवाज उठाने का, और उनके खिलाफ बहुत कुछ करने का है। अब ये बात याद रखिएगा,
ये बात अच्छे से याद रखिएगा कि मेरा अगला कदम रेपिस्टों के खिलाफ कदम उठाना होगा, चाहे इसके लिए सरकार से, हुकूमत से, बादशाह से, ताकत से लड़ना पड़े या जैसे भी, अगला कदम रेपिस्टों के खिलाफ लड़ना होगा। क्योंकि हम ये नहीं देख सकते कि 2 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की बच्चियों के साथ रेप होए, उनकी आंखें निकाली जाएं, उनकी जबानें काट दी जाएं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगला कदम हमारा होगा, हम रहें ना रहें वो और बात है, हम रहें या मारे जाएं, हम रहें या काला पानी कर दिया जाए वो और बात है, वो और बात है साहब। लेकिन कम से कम जिंदा हैं तो जिंदा दिखा तो जाएं। मेरे मरने के बाद लोग ये तो ना कहें कि सिर्फ अपना ही फायदा देखता रहा, लोग ये तो ना कहें कि सिर्फ अपना ही फायदा किया, लोग ये तो ना कहें कि बस अपनी कामयाबी में लगा रहा, लोग ये तो ना कहें कि अपने आयशो आराम में लगा रहा। लोग नाम सुनने के बाद कम से कम ये तो कह लें कि चलो अच्छा आदमी था यार, चलो मर गया कोई बात नहीं लेकिन अच्छा आदमी था। यही कह दें मेरे लिए काफी होगा। मैं किसी शोहरत के लिए, किसी दौलत के लिए काम नहीं कर रहा हूं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि कम से कम आपकी जबान से निकली हुई दुआएं मेरे बच्चे के काम आ सकें। बस आपकी जबान से और आपके दिल से निकली हुई दुआएं मेरे बच्चों के काम आ सकें, इसलिए हम ये करना चाहते हैं। हम आपसे अगर किसी चीज की गुजारिश करते हैं तो वो है सिर्फ दुआओं की। हमारी ताकत ये नहीं सोचिए आप कि हम कहेंगे साहब के हमारे खिलाफ केस हुआ है तो आइए हमारे कंधे से कंधा मिला करके चलिए और आइए हमारे साथ, हमारी ताकत नहीं 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 नहीं, आप जैसे चाहें रह सकते हैं, बस दुआओं में याद रखिएगा, यही मेरे लिए काफी होगा। अगर आपके घर तक राशन मैंने पहुंचाया है तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपके घर तक मैंने एम्बुलेंस पहुंचाई है तो आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपके बच्चों को पढ़ाने में मैंने सहयोग किया है तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। सिर्फ इतना कर दीजिएगा कि मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, कोई किसी तरीके की कोई चाहत नहीं है, किसी तरीके की कोई ख्वाहिश नहीं है। जिन लोगों का दिल दुखा है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। अगर मैंने उनका दिल दुखाया है नाहक, अगर नाहक किया है तो मुझ पर लाजिम है कि मैं माफी मांगूं। अगर मैंने नाहक आपको तकलीफ पहुंचाई है और अगर मैंने किसी राजनीतिक पार्टी को मुखालफत की है तो मैं कर रहा हूं और करता रहूंगा। क्या बात है, अगले कदम की बात मैंने यहां लिखी है, आपसे सोच काफी मिलती है। बिल्कुल बिट्टू भाई, बिल्कुल मिलती होगी, बेशक मिलती होगी, कोई दो राय नहीं है इसमें। क्योंकि हम जो एक तरह की सोच रखते हैं वही तो आज आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाह रहे हैं। वही लोगों की वजह से देश बचा हुआ है मेरे भाई। आज उन्हीं लोगों की वजह से लोग समझते हैं कि यार सोशल मीडिया पर चिल्लाने से लोग आते हैं, सोशल मीडिया पे बोल के चले जाते हैं, क्या मिलता है उनको। मुझसे 1000 लोग कहते हैं यार तुम क्यों मुखालफत करते हो, सत्ता में बैठी है वो ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है, आज तुम उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हो। साहब मुझे ये मतलब नहीं है कि वो कितनी बड़ी तोप है, कितनी बड़ी ताकत है। एक चींटी अगर गलत कदम उठा रही है तब भी मैं कहूंगा, तो फिर अगर हाथी गलत कदम उठा रहा है तो हम क्यों दब जाएं, क्यों डर जाएं। और आज के दौर में यही तो हो रहा है कि अगर आप बोल पड़ेंगे तो आपको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मैं तब तक जिंदा रहूंगा जब तक मेरा शरीर जिंदा है, क्योंकि जब तक मेरा शरीर जिंदा है तब तक मेरा ज़मीर मरने वाला नहीं। मैं उन लोगों में बिल्कुल शुमार नहीं हो सकता हूं कि मैं शरीर को जिंदा रखूं और ज़मीर को मार दूं। मैं उनमें शुमार नहीं हो सकता, अपने आप को उनमें शुमार नहीं कर सकता। हां, अगर कोई राजनीतिक पार्टी इसमें सहयोग करना चाहे, अगर कोई राजनीतिक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं द्वारा इस मुहिम को और आगे बढ़ाना चाहे तो हमें स्वागत करता हूं, उसका पूरे दिल से स्वागत करता हूं। कोई गुट, कोई किसी तरीके की कोई गुट, कोई संगठन, कोई भी अंजुमन, कोई भी क्या कहते हैं सोसाइटी, कोई भी अगर चाहे इस काम को अंजाम देने में, इस काम को आगे बढ़ाने में, सहयोग करने में, तो मैं उसका पूरी तरीके से सपोर्ट करूंगा, पूरी तरीके से उसके साथ रहूंगा, पूरी ईमानदारी से। क्योंकि ये हमारे या आपके कमाई का जरिया नहीं है, ये उस गरीब, उस मजलूम मां तक एम्बुलेंस पहुंचाना है जिस मां के हाथों पे उसका तड़पता हुआ बच्चा जान दे जाता है, खत्म हो जाता है, तड़प कर मर जाता है, लेकिन उस तक हॉस्पिटल के एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। हम उसके लिए इंतजाम करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिट्टू भाई, किसी खास पर्सन की मुखालफत करने में सोशल मीडिया पे नहीं बैठा हूं। आज तक आप लोगों ने देखा होगा, मैं 2011 से जब कांग्रेस पर सत्ता में थी तब से मैं विरोध कर रहा हूं। मैं कोई 2014 में नहीं उठा हूं। लोग कहते हैं कि 2014 मैं 2014 में नहीं उठाऊं, मैं 2011 से अपनी आवाज उठा रहा हूं। 2011 से मैं शुरू कर चुका हूं और इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं 2011 से हर गलत कारनामे को गलत कह रहा हूं। जब जब कोई राजनीतिक पार्टी ने अच्छा कदम उठाया है मैं उसके सहयोग में रहा हूं। अखिलेश यादव ने अगर इतना बड़ा स्टेडियम बनाया तो मैं सपोर्ट में बोला हूं। अगर हाईवे बनाए तो मैंने सपोर्ट में बोला हूं। लैपटॉप बांटे मैं सपोर्ट में बोला हूं।
लड़कियों की शादी के लिए 20,000 रुपए दिए, मैं सपोर्ट में बोला हूं। लेकिन जब उनके भी दौर में, अखिलेश यादव के दौर में कभी कोई ऐसा कांड हुआ, किसी को बेगुनाह किसी पुलिस वाले ने ठोक दिया, तब मैंने उसका विरोध किया है। बेशक मैंने विरोध किया है और मैं विरोध करता रहूंगा, क्योंकि मेरा मकसद इस देश में बराबर के लोगों को बराबर करना है। लोगों को समझाना है कि सरकार कोई शेर नहीं है कि तुमको निगल जाएगी। आपके द्वारा बनाई गई, आपके द्वारा चुनी गई वो सरकार है। आप उसे सवाल कर सकते हो, और सरकार से मैं सवाल करता हूं कि आखिर गरीबों तक एम्बुलेंस पहुंचाने में वो नाकाम क्यों रही? लोगों तक राशन पहुंचाने में नाकाम क्यों रही? आखिर क्या वजहात ऐसी रह गई कि वो नाकाम हो गई? उसके पास तो उसके कार्यकर्ता हैं, उसके वोटर्स हैं, उसके सभी हैं। जहां तक मैं पहुंच सकता हूं वहां तक सरकार क्यों नहीं पहुंच पाई? ये सवाल है और मैं सवाल करता रहूंगा। जब जब कोई किसी मां की गोद में कोई बच्चा तड़प कर अपनी जान दे देगा, तब तक मैं सवाल करता रहूंगा। और हां, मेरी भी जिम्मेदारी जो बनती है, मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाता जाऊंगा और मैं उसके लिए सपोर्ट करता रहूंगा। उसके लिए उसके घर तक एम्बुलेंस पहुंचाने का पूरी कोशिश करता रहूंगा। लेकिन मुमकिन नहीं है कि पूरे भारत में मैं अकेला ये काम को अंजाम दे लूं। ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं किसी अडानी अंबानी नहीं होंगी वो हूं, या बिल गेट्स नहीं हूं मैं। इसलिए जितनी हैसियत है उस हैसियत के हिसाब से मैं इस काम को अंजाम देना का काम शुरू कर चुका हूं और लगातार करता रहूंगा। बस आप लोग अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया उन सभी भाइयों का, शुक्रिया जो मेरे लिए दुआ करते हैं, उन सभी भाइयों का शुक्रिया जो मेरे लिए चिंतित हैं, मेरे लिए परेशान हैं। आप सबकी दुआएं हैं। अभी तक मैं जेल नहीं गया हूं, और आप सबकी दुआएं रही तो नहीं जाऊंगा। अगर आप सबकी दुआएं रही तो नहीं जाऊंगा, अगर आप सबका सहयोग, आप सबकी दुआएं रही तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर मैं चला भी जाता हूं तो ये मत समझिएगा कि जेल से वापस आने के बाद एहतेशाम रिजवी हार जाएगा, टूट जाएगा और उसके बाद आकर के घर में बैठ जाएगा और आप सबकी तरह, जैसे बहुत सारे भारतीय बैठे हुए हैं कि आप छोड़ो, हमें क्या करना है, हम क्यों परेशान हो। ये नहीं कर पाऊंगा। मेरा ज़मीर जिंदा रहेगा। मेरे शरीर के साथ साथ मेरा ज़मीर लगातार जिंदा रहेगा। जिस दिन शरीर खत्म हो गया उस दिन ज़मीर मरेगा। जिस दिन शरीर खत्म हो जाएगा उस दिन ज़मीर मरेगा। उससे पहले ज़मीर नहीं मर सकता मेरा। तो ज़मीर जिंदा है, इसीलिए एहतेशाम रिजवी हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा, अगर दिल करे, मुनासिब हो तो दुआओं में याद रखिएगा। बाकी सब कुशल मंगल है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मरता भारत का भय, ये नहीं भूल सकता हूं मैं। मरता भारत का जो भय है वो मेरे दिल में बैठा हुआ है, और इस भय को निकालने के लिए जरूरी है कि आप तक पहुंच जाऊं।